तो हम लोग बात कर रहे थे कि होमोलोगस ऑर्गेन यानी ऐसे ऑर्गेन जिनका ओरिजिन सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, यह प्रमाणित करता है कि अभी एलोपैट्रिक स्पेसिएशन हो रहा है, जिसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं और जिसको एडेप्टिव ग्रेडिएशन भी कहते हैं। नीट में क्वेश्चन आया था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इवोल्यूशन इज, एंड आंसर वाज एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। और दूसरी ओर जो एनालोगस ऑर्गेन्स हैं यानी ऑर्गेन्स हैविंग डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, दे आर द स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो सॉरी, कन्वर्जेंट से ज्यादा है डाइवर्जेंट, जिसको हम लोग एडिटिव ग्रेडिएशन भी कहते हैं या एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता भी है। दूसरा है वेस्टिजियल ऑर्गेन्स। वेस्टिजियल ऑर्गेन्स आर दोज ऑर्गेन्स which were developed and functional in the past but now they have become non functional and degenerated। ऐसे ऑर्गेन जो कभी डेवलप्ड और फंक्शनल हुआ करते थे लेकिन आज वो डीजनरेटेड हो गया है, नॉन फंक्शनल हो गया है, वैसे ऑर्गन के लिए टर्म यूज करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। अब वेस्टिजियल ऑर्गन में हम लोगों में तो ह्यूमन बॉडी इज कंसीडर्ड टू बी द म्यूजियम ऑफ वेस्टिजेस। म्यूजियम ऑफ वेस्टिजेस कहने का मतलब है कि मोर देन 150 वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये तो नहीं है, हम लोगों के शरीर में 150 से ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। ये ऐसे ऑर्गन हैं जो कभी डेवलप्ड और फंक्शनल हुआ करते थे किसी जमाने में, बट आज ये डीजनरेटेड है, नॉन फंक्शनल है। इसमें अगर एग्जांपल देखें तो ये पिन्ना है, पिन्ना को हिलाने वाला, मूव कराने वाला मसल होता है, मसल्स ऑफ पिन्ना, इट हैज बिकम वेस्टिजियल। अभी देखिएगा गायबल में पिन्ना हिलता है, हम लोगों में ये नहीं था, इसका मसल वेस्टिजियल हो गया। देन थर्ड मोलर, विजडम टिप, इट इज वेस्टिजियल। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पढ़ेंगे हम लोग डाइजेशन में, इट हैज बिकम वेस्टिजियल, ये वेस्टिजियल हो गया। लाइक अ सेमिलुलरिस दैट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो आंख के इधर मार्जिन में है रेड कलर का, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है। देखिएगा रेप्टाइल्स हो या बर्ड्स हो, आंख उसका खुला भी होगा और आंख के ऊपर एक झिल्ली आ जाएगी, तो वो झिल्ली हम लोगों में डीजनरेट हो गया है, नॉन फंक्शनल हो गया, उसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसी तरह हम लोगों के कॉर्डल वर्टिब्रा की जगह पे एक छोटा सा बोन है कॉक्सिक्स, इट इज आल्सो वेस्टिजियल। इसकी जरूरत नहीं है लेकिन कभी फंक्शनल था तो अभी भी बॉडी में मौजूद है। तो प्रेजेंस ऑफ दीज वेस्टिजियल ऑर्गन्स सिंपली सजेस्ट इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस, रादर इट इज टेकिंग प्लेस। अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो जैसे ये पहले डेवलप्ड और फंक्शनल था, आज भी ये उसी तरह से डेवलप्ड और फंक्शनल होता है। तो ऐसा नहीं समझना है कि इवोल्यूशन में कोई ऑर्गन बराबर डेवलप या फंक्शनल ही होता जाएगा। बहुत सारे ऑर्गन डेवलप्ड और फंक्शनल होते हैं, तो कुछ ऑर्गन डीजनरेट भी होते हैं, नॉन फंक्शनल भी होते हैं, दोनों बात है। ये पुराना कॉन्सेप्ट है कि इवोल्यूशन होगा तो ऑर्गन बड़ा ही होता जाएगा, डेवलप ऐसा नहीं, डीजनरेट भी करे। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। इसके बाद कनेक्टिंग लिंक आता है। कनेक्टिंग लिंक हम लोग कहते हैं कि जैसे दो अलग अलग ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, दो अलग अलग ग्रुप है और दोनों में बहुत कुछ समानता है, कुछ कॉमन कैरेक्टर है। तो ये जो कॉमन कैरेक्टर जहां पे मिलेगा किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी ग्रुप में, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीस टू ग्रुप्स। इन दोनों ग्रुप का अगर कॉमन कैरेक्टर किसी तीसरे ऑर्गेनिज्म में है या ग्रुप में है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीस टू ग्रुप्स। तो कनेक्टिंग लिंक तो ये प्रूफ करता है कि दोनों ग्रुप में समानता है, सिमिलैरिटी है। आज जो अलग अलग है तो दैट इज ड्यू टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन नहीं होता तो दोनों आज भी सेम ग्रुप। अब कनेक्टिंग लिंक में हम लोगों ने बहुत सारा डाइवर्सिटी में डिस्कस किया है, जैसे यूग्लिना। तो यूग्लिना इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ। यूग्लिना इट इज अ प्रोटोजोआ। और यूग्लिना के बारे में हम लोग जानते हैं in optimum conditions, means when all the conditions are suitable, Euglena prefers to perform photosynthesis and manufacture its own food. But in adverse condition, it performs heterotrophic nutrition, यानी फूड कैप्चर करेगा और डाइजेस्ट करेगा। लेकिन जब सारा कंडीशन सुटेबल है, फेवरेबल है, तो ये स्वयं अपने फूड का निर्माण करता है प्रकाश निषेचन, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और ये कैरेक्टर है ग्रीन प्लांट और ये है एनिमल। लेकिन ज्यादातर इसकी कोशिश होती है फोटोसिंथेसिस का, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इसको मानते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यूग्लिना को। दूसरा एग्जांपल जैसे कनेक्टिंग लिंक का देखें तो प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोटोजोअन्स एंड पॉरीफेरन्स। पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस का ऑरिजिन हुआ है प्रोटोजोआ से, दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है प्रोटेरोस्पोंजिया। उसी तरह और आगे हम लोग डिस्कस करें तो नियोपाइलिना, एंड नियोपाइलिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनालिडा। पेरिपैटस देखेंगे तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्थ्रोपोडा एंड एनालिडा। और आगे बढ़े तो हम लोग डिस्कस करते हैं हेमिकॉर्डेट, बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड हेमिकॉर्डेट, जिसको बैलेनोग्लॉसस को कहते हैं यूरोकॉर्डेट। तो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड हेमिकॉर्डेट। और उसी तरह अगर एम्फिऑक्सस की बात करें, इट इज सिफेलोकॉर्डाटा, तो इट इज कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द हेमिकॉर्डेट, सॉरी, बिटवीन द प्रोटोकॉर्डेट एंड कॉर्डाटा। प्रोटोकॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच का ही कनेक्टिंग, जिसको हम लोग कहते हैं एम्फिऑक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा। और फिर उसी तरह फिशेस में डिप्नोई है, डिप्नोई लंग फिशेस है, कोनी फिशेस। कनेक्टिंग लिंक कहते हैं इसको फिश और एम्फीबिया का।
कनेक्टिंग लिंक है। उसी तरह अगर हम लोग आर्कियोप्टेरिक्स देखें तो फर्स्ट बर्ड था, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ही ओरिजिन हुआ था बर्ड का, तो कनेक्टिंग लिंक है। और उसी तरह अगर हम लोग प्रोटोकेरिया को देखें, यानी एक लेग मैमल, इकिडना और प्लैटिपस, तो इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। तो मामला है कि ये जितने भी कनेक्टिंग लिंक्स हैं सब में दो अलग अलग ग्रुप का कैरेक्टर मौजूद है। तो ये शो करता है कि दोनों ग्रुप जो अलग अलग सीख रहे हैं आज, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। डिफरेंस जो आया है दैट इज ड्यू टू इवोल्यूशन। इसलिए कनेक्टिंग लिंक्स आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एविडेंस है वो एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। देखिए, वर्ल्ड को, दुनिया को बांटने का अलग अलग आधार है। जैसे पॉलिटिकल मैप है, दुनिया को अलग अलग हिस्से में अलग अलग कंट्री में बांट दिया गया, पॉलिटिकल मैप है। उसी तरह इकोनॉमिक मैप भी है, इकोनॉमिकली उसको अलग अलग हिस्से में बांटा गया। ज्योग्राफिकल मैप है, ज्योग्राफिकली उसको अलग अलग हिस्से में बांटा गया दुनिया पे। और उसी तरह फ्लोरा और फाउना, स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, उसके आधार पे भी दुनिया को बांटा गया। इसके आधार पे दुनिया को बांट दिया गया 6 लार्ज रीजन्स में, व्हिच आर कॉल्ड बायोजियोग्राफिकल रीजन्स। और ये बहुत बड़ा काम था, व्हिच वाज परफॉर्म्ड बाय अल्फ्रेड रसल वालेस। अल्फ्रेड रसल वालेस, he was naturalist, he was also British, younger to Darwin। डार्विन भी ब्रिटिश थे, अल्फ्रेड रसल वालेस भी ब्रिटिश थे, लेकिन डार्विन से यंग थे, जूनियर थे। और आगे जब हम लोग बात करेंगे डार्विनिज्म में तो इनका बताएंगे। एक्चुअली डार्विन जब इवोल्यूशन को ठीक से नहीं समझ पा रहे थे, स्पेसिएशन को, तो उन्होंने मदद लिया था अल्फ्रेड रसल वालेस से, क्योंकि वालेस पूरी दुनिया में घूम घूम कर अलग अलग फ्लोरा और फौना को क्लासिफाई कर रहे थे। तो उनको बहुत सारी जानकारी थी कि डिफरेंसेस क्यों होता है स्पेसिएशन के बारे में। तो डार्विन ने उनसे संपर्क किया और दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया। दोनों ने मिलकर एक रिसर्च पेपर तैयार किया। उस रिसर्च पेपर का जो टाइटल था, दैट वाज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, एंड इट वाज प्रेजेंटेड इन द सेमिनार ऑफ द लिनियन सोसाइटी 1957। और फिर उसके एक साल के बाद साइंटिस्ट ने वहाँ बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम है, तारीफ मिली। लेकिन उसके ठीक एक साल के बाद जब अल्फ्रेड रसल वालेस यूरोपियन टूर पे थे, अपने काम में थे बिजी, और डार्विन लंदन में ही थे, तो उन्होंने इसी रिसर्च पेपर को एक बुक के फॉर्म में पब्लिश करवा दिया विद द सेम टाइटल, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो एक अलग मामला है, एक अलग कहानी है, इस पर बात करेंगे। तो हम लोग ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, डार्विन का दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली इट वाज प्रपोज्ड बाय बोथ डार्विन एंड वालेस। ये अलग मामला है कि डार्विन ने उसको एस्टैब्लिश कराया, तो ये क्रेडिट चला गया डार्विन को। और उस समय वालेस वहां थे नहीं उनके साथ, तो इसलिए वालेस को लोग भूल गए। लेकिन वालेस को काफी आइडिया था स्पेसिएशन और डिफरेंसेस के बारे में। तो उन्हीं वालेस ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर पूरी दुनिया को 6 बड़े हिस्से में बांट दिया, और बांटने का आधार था स्पेसिफिक प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फॉना। यानी हर पार्ट में अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल के स्पीसीज थे जो दूसरे जगह नहीं थे, वहीं पे मिले। ये 6 पार्ट है, 6 ज्योग्राफिकल रीजन्स है। फर्स्ट इज पैलियार्कटिक, पहला रीजन है पैलियार्कटिक। सेकंड नियार्कटिक, थर्ड इज नियोट्रॉपिकल, फोर्थ इज ओरिएंटल। ओरिएंटल रीजन इज द लार्जेस्ट रीजन, जिसमें एशिया आता है। हम लोग इंडियन तो हैं, वी बिलोंग टू दिस ओरिएंटल रीजन। तो फोर्थ है ओरिएंटल, फिफ्थ है इथियोपियन, जिसमें अफ्रीका आता है, एंड सिक्स्थ वन इज ऑस्ट्रेलियन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और न्यू पापुआ गिनी आता है। एंड दीज आर आइलैंड कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड न्यू पापुआ गिनी। तो 6 है, ध्यान रखना होगा। नियार्कटिक, पैलियार्कटिक, नियोट्रॉपिकल, ओरिएंटल, इथियोपियन एंड ऑस्ट्रेलियन। और एक जगह जो फ्लोरा फाउना मिलता है, वो सेम स्पीसीज दूसरी जगह नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं प्लांट और एनिमल पे, तो उसी जगह मिलेगा। अब मामला ये है कि अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ होता, इवोल्यूशन होता ही नहीं, तो दुनिया में सब जगह प्लांट एनिमल एक ही जैसा होता, तो फिर अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन बनाने की नौबत नहीं होती, और बनता भी नहीं। जब सब एक जैसा होता है तो फिर आप अलग अलग कैसे डिवाइड करते। तो ये जो बायोजियोग्राफिकल रीजन है, इनका प्रेजेंस, इट इज इटसेल्फ अ वेरी स्ट्रांग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रमाण है। और फाइनली जो लास्ट एविडेंस आता है इनडायरेक्ट में, वो है एविडेंसेस फ्रॉम साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, देन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब इसको आप लोग समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे एविडेंसेस कहते हैं, एविडेंसेस फ्रॉम साइटोलॉजी, तो आप लोग पढ़े ही सब लोग, सेल बायोलॉजी आगे भी पढ़िए, पढ़ाएंगे। तो चाहे प्लांट सेल पढ़िएगा तो एक प्लांट सेल बनाया जाएगा बोर्ड पे, और वो एक्सप्लेन किया जाएगा, सब में वैसा ही होगा। एनिमल सेल पढ़िएगा तो एक एनिमल सेल बनेगा, सब में वैसा ही होगा। सेल का जो स्ट्रक्चर वो सब में एक है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम्स है, वो सब साइटोप्लाज्मिक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब एक जैसा है। सबका फंक्शन भी एक जैसा है, साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन भी एक है। और फिर जब सेल डिवीजन पढ़िएगा तो माइटोसिस और मियोसिस भी एक ही जैसा होता है। उसमें नहीं है कि प्लांट में अलग होगा, एनिमल में अलग होगा, या एनिमल के ग्रुप में अलग और दूसरे में अलग, सबका बेसिक एक ही जैसा करता है। ये जब बेसिक जो हम लोग कहते हैं लाइफ का जो सेल है या साइटोप्लाज्म है, जब उसी में सिमिलैरिटी है, तो फिर जो डिसिमिलैरिटी आज आपको दिख रहा है अलग अलग स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म का, इट इज ड्यू टू इवोल्यूशन। डिफरेंस आया है, डिफरेंस क्या है? इट इज इवोल्यूशन। अब दूसरा एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक्स। आप कोई भी
पड़िएगा किसी भी प्लांट या एनिमल में, तो आरएनए भी लेना पड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक कंपोजिशन या स्ट्रक्चर वो सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस जाएगा, बट बेसिक जो स्ट्रक्चर कंपोजिशन वो सेम। सेम प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का प्रोसेस भी सेम है सब में। ये भी शो करता है कि सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिलेटेड है, समानता है। और जो असमानता दिख रहा है दैट इज ड्यू टू इवोल्यूशन। अब फिजियोलॉजी की बात करें, एविडेंसेस ऑफ फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में जैसे एंजाइमेटिक सिमिलैरिटी, एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, अल्कलाइन मीडियम में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन। दिस ट्रिप्सिन इज सिक्रीटेड इन द प्रोटोजोआ, अमीबा में भी सिक्रीट होता है ये ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन इट इज आल्सो प्रेजेंट इन अमीबा, और हम लोगों में भी ट्रिप्सिन है पैनक्रियाटिक टिश्यूज में। तो सेम एंजाइम है, सेम नेचर और फंक्शन है। तो ये क्या शो करता है कि अमीबा और हम लोगों में एक जैसा एंजाइम रिलीज हो रहा है, तो ये शो करता है कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है, और जो डिफरेंसेस है दैट इज ड्यू टू इवोल्यूशन। अब हार्मोनल सिमिलैरिटी कहते हैं, तो एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, तो थायराइड से रिलीज हो रहा है। अब चाहे वो फ्रॉग का थायरॉक्सिन हो, चाहे रेप्टाइल्स का हो, बर्ड का हो या मैमल का, सब एक जैसा है। और सभी थायरॉक्सिन का फंक्शन भी एक ही जैसा है, मेटाबॉलिक हार्मोन, मेटाबॉलिज्म पर हार्मोनल सिमिलैरिटी। अब हम लोग कहें कि सिमिलैरिटी इन द मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स, तो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जैसे अमोनिया, तो अमोनिया इज प्रेजेंट इन द मेनी इनवर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स में अमोनिया होता है। अमोनिया इज आल्सो प्रेजेंट इन फिशेस, बहुत सारे फिश में भी है। स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया इज आल्सो एक्सक्रीटेड अलोंग विद आवर यूरिन, हम लोग के यूरिन में भी अमोनिया होता है। अब यूरिया कहेंगे तो फ्रॉग भी यूरिया का एक्सक्रीशन करता है, और मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन के यूरिन में भी यूरिया ज्यादा अमाउंट में गया यूरियोटेलिक। अगर यूरिक एसिड की बात करेंगे तो यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, और इंसेक्ट में भी होता है यूरिक एसिड, और हम लोगों के यूरिन में भी यूरिक एसिड मौजूद है। जब बाउट वगैरह गठिया होता है तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो सेम टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ये शो करता है कहीं ना कहीं समानता है, और जो असमानता दिख रहा है दैट इज इवोल्यूशन। अब उसके बाद एक एनर्जी रिच कंपाउंड है फॉस्फेजेंस। फॉस्फेजेंस आर द एनर्जी रिच कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द मसल्स, और ये फॉस्फेट रिलीज करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी के निर्माण के लिए फॉस्फेट रिलीज करता है, ये फॉस्फेजेंस एनर्जी रिच कंपाउंड। दो फॉस्फेजेंस है, एक तो आर्जिनिन फॉस्फेट और दूसरा क्रिएटिन फॉस्फेट। आर्जिनिन फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ ऑल द इनवर्टिब्रेट्स, जितना भी इनवर्टिब्रेट है सबके मसल्स में एनर्जी रिच कंपाउंड है आर्जिनिन फॉस्फेट। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबके मसल में है यहाँ पे क्रिएटिन फॉस्फेट। वही जब ब्रेक करता है तो क्रिएटिन रिलीज होता है, क्रिएटिन ज्यादा होगा तो किडनी डैमेज होता है। तो क्रिएटिन फॉस्फेट इन द मसल्स ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट, आर्जिनिन फॉस्फेट इन द मसल्स ऑफ ऑल द इनवर्टिब्रेट। अब देखिए हेमिकोटिक मेलानो क्लासेस, उसके मसल में दोनों है, आर्जिनिन फॉस्फेट भी और क्रिएटिन फॉस्फेट। तो अगर जितने इनवर्टिब्रेट हैं सब में आर्जिनिन फॉस्फेट है, यानी ऑल दीज इनवर्टिब्रेट्स आर समवेयर इंटररिलेटेड। जितने भी कॉर्डेट्स में क्रिएटिन फॉस्फेट है, इसका मतलब भी आपस में रिलेशन है, और एनी कॉर्डेट में दोनों है, तो यानी इट इज कनेक्टिंग लिंक जिसको कहा, ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में भी आपस में रिलेशन है, तो ये प्रूव करता है कि रिलेशन। तो डिफरेंसेस किसके कारण, इवोल्यूशन। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसका क्वेश्चन इधर तो नहीं आया 2-3 साल से, लेकिन पहले लगातार आया कि आ सकता है, और वो टेस्ट है प्रेसिपिटेशन टेस्ट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सीरोलॉजिकल टेस्ट। एक बार तो यही पूछा था कि किसने परफॉर्म किया था, आंसर इज ग्रीगर नूटल। तो ग्रीगर नूटल ने एक टेस्ट किया जिसको सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन टेस्ट, प्रेसिपिटेट यानी ऑक्सीडेट। उन्होंने कुछ ब्लड सैंपल लिए, जैसे ये सब ब्लड सैंपल, 3 ब्लड सैंपल ले लिया, ए, बी और सी, अलग अलग एनिमल का, अलग अलग स्पीसीज का एनिमल का ब्लड, ये नहीं बताया कि कौन किसका, अलग अलग स्पीसीज का एनिमल है, सेम 3 सैंपल ले। अब ब्लड के अंदर प्लाज्मा में होता है ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन, जो हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडी बनाता है। गामा ग्लोब्यूलिन फॉर्म्स एंटीबॉडी, और ब्लड में एंटीबॉडी बनाने के लिए बी सेल भी है, और इसको मदद करने के लिए टी सेल भी है, तो एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन एंटीबॉडी कब बनाएगा, जब एंटीजन उसमें डालेंगे। तो अब सेम टाइप ऑफ एंटीजन इन सेम अमाउंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल दीज 3 ब्लड सैंपल्स। इस तीनों सैंपल में एक ही तरह का एंटीजन और अमाउंट भी सब में डाल दिया, तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन के कारण यहाँ पे ऑशेप बनेगा जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। यहाँ पे इतना प्रेसिपिटेट बना, और यहाँ पे फिर इतना प्रेसिपिटेट बना। अब आपको कहा जाएगा कि इसमें से कौन सा एनिमल, अलग अलग एनिमल का ब्लड है, इसमें कौन सा 2 एनिमल एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है। तो आंसर आपको दिख गया, ए एंड सी, दोनों का प्रेसिपिटेट का अमाउंट क्या है, सेम है। और ये तभी हो सकता है कि दोनों में ग्लोबुलिन प्रोटीन भी क्या है, सेम है। एंड प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन इज ऑलवेज स्पीसीज स्पेसिफिक। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है ऑलवेज स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी खास तरह के स्पीसीज में खास तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है जो दूसरे में नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे इतना अमाउंट प्रेसिपिटेट बना और यहाँ भी इतना बना है, यानी ये और ये दोनों एनिमल एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड। एंड दिस प्रेसिपिटेशन टेस्ट व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय ग्रेगर नूटल, वो लिखा हुआ आपके असाइनमेंट में, ग्रेगर नूटल, ये प्रूव करता है कि चिंपैंजी इज मोर नियरर टू ह्यूमन। सिमिलरली सैरेनिया, जो सी काउ कहते हैं, हेलिकोर और डुगोंग, हेलिकोर या डुगोंग या सी काउ, इट इज मोर नियरर टू एलिफेंट। अब आज अगर सी काउ को देखिएगा और एलिफेंट को देखिएगा तो जमीन आसमान का अंतर, तो मानेंगे ही नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। लेकिन दोनों का अगर ब्लड सीरम टेस्ट करें तो पाते हैं कि सेम टाइप का
इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इसका मतलब आपस में रिलेशन था। तो जब खोज हुई तो पता चला कि जब एलिफेंट का इवोल्यूशन हो रहा था तो अर्ली स्टेज में उसे एक ब्रांच अलग हो गया, अब वो एडेप्ट कर गया वाटर में, एंड दैट बिकेम द सी कॉप, सैरेनिया, एक्वाटिक एनिमल। और जो जमीन पे डेवलप हो गया दैट बिकेम एलिफेंट। तो प्रेसिपिटेटिंग टेस्ट से अभी बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के एनिमल को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो सिमिलैरिटी है वो शो करता है कि आज का जो डिसिमिलैरिटी है आज, दैट इज सिंपली ड्यू टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन नहीं होता तो डिसिमिलैरिटी नहीं होती। तो आज तो इतना ही रखते हैं। अब आज हम लोगों ने इनडायरेक्ट एविडेंसेस कंप्लीट कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका डायरेक्ट एविडेंसेस यानी पैलियोलॉजिकल एविडेंसेस, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें और फिर स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।